फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे 8वीं बार लगातार इस बार बजट्स को सामने रखेंगी। किस तरह से उम्मीदें हैं कश्मीर के लोगों की, क्या कुछ देख रहे हैं इस बजट से, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बजट की बात चली है तो वहाँ पे हम गोल्ड इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं। हम बात करते हैं, आप हुजूर नाम बताएं। हाँ जी, संजय कुमार। अच्छा संजय जी, बताएं कि बजट 1 तारीख को आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 8वीं बार इस बार बजट सामने ला रही हैं, पेश कर रही हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं अगर हम गोल्ड इंडस्ट्री की बात करें तो? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि कस्टमर के लिए अच्छा ही होना चाहिए सब। अगर कोई परसेंटेज कुछ और कम करते हैं, इससे थोड़ी परचेजिंग भी अच्छी हो जाएगी कस्टमर के लिए, मतलब अच्छा होगा। और लड़कियां बेचारी गरीब बंधु की लड़कियां हैं, सब कुछ देखना है। गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए कि लोगों की बच्चियां हैं, बोलते हैं ना मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनको ये भी तो गोल्ड उसी के रिलेटेड है कि बच्ची का अगर आप मैरिज करनी है, इसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कुछ टैक्स इसमें कुछ कम करना चाहिए। ये भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला किस्सा है, ठीक है ना। हम यही सब चाहते हैं कि इसमें भी इनको थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए, इससे कि हमारी आने वाली जो बच्चियों की शादी है वो आराम से कर सके, कुछ टैक्स कम होने के बावजूद। और अगर हम बात करें, जैसे हम एक आम भाषा में कहेंगे कि रॉ गोल्ड होता है, उस पर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ते हैं, या जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है आपका प्रोडक्ट, उस पर कुछ? हाँ जी, 3% हमारा जीएसटी चलता है ना इसके ऊपर, जो हमारा जीएसटी। बाकी ये पीछे जून के जुलाई में गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया था, तब आपने भी सुना होगा कि टैक्स कुछ कम हुआ है। बट हम चाहते हैं कि कुछ और कम हो जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, बेहतरी होगा हर बंदा की अपने बजट में। क्योंकि एक्चुअली आप देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस कितना हाई जा रहा है, और दिन भर हाई ही जा रहा है। आज 24 कैरेट का लगभग 8200 रुपीज़ पर ग्राम पहुंच गया है। आने वाले टाइम में 1 लाख रुपया भी जा सकता है 10 ग्राम का। तो हम यही चाहते हैं कि बजट में इनको थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए, और कुछ ना कुछ करके मतलब थोड़ा सा इनको सहूलियत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। हमें और गोल्डस्मिथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप नाम बताएं अपना। नाम है मेरा मोहम्मद सिद्दीक। अच्छा, तो सिद्दीक साहब बताइए कि अभी बजट आने वाला है इस बार, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो सुनार हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री है उनकी? बजट के ऊपर सबों को नज़र होती है जनाब। बजट गरीबों का ज़्यादा सोचना है मेरे ख्याल से। कोई भी चीज़ हो मार्केट में महंगा दिन ब दिन होता है। अच्छा, और कंट्रोल जब रहेगा टैक्सों के ऊपर, तब तमाम लोग बचेंगे इंशाल्लाह। मतलब चाहे आइटम कोई हाई फाई रेट में हो, चाहे लोएस्ट में रेट में हो, बचेंगे। उम्मीद यही करते हैं बजट सबों के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। बस। तो बजट्स की बात चली है, हमारे साथ कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, साथ ही साथ कमाल के एसेंशियल ऑयल्स बनते हैं यहाँ पे, जो हम कहते हैं होममेड सोप्स, वो बनती है यहाँ पे, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखते हैं क्या कहना है इनका बजट्स पे, मजीद बात करते हैं। आप परिचय दें पहले अपना। जी, मेरा नाम सिकलान काउस है। तो मैं आई एम इनटू कॉस्मेटिक्स, तो मैं लैवेंडर उगाता हूँ, एंड हमारी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी है। हम अपने रॉ मटेरियल से कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करवाते हैं। अमेजिंग। तो बताएं कि अभी बजट्स आने वाले हैं अभी, और किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस रहेगी आपकी, जो आप चाह रहे हैं कि आप क्या सुनना चाहेंगे बजट्स में? सो फिंगर्स क्रॉस्ड, एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं इन पर अभी 18% जीएसटी है। सो दैट इज़ टू मच अभी का देखकर। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कम हो जाए, मे बी दे कैन ड्रॉप इट डाउन टू 12 और 5, क्योंकि ये एक वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वी हैव द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो ये एक हाउस होल्ड चीज़ बन गई है। तो इसमें जितना कम रहेगा उतना पूरी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट, सारे लोगों के लिए वो बेटर रहेगा। और हम लोग वी आर कनेक्टेड टू दिस, तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट करनी होती है हमारे को फॉर पैकिंग, से फॉर एग्जांपल। सो दैट आल्सो हैड 18% जब हम ये प्रोक्योर करते हैं। तो उसके बाद हमारी बाकी जैसे ऑयल्स हो गए, सो इफ़ वी हैव टू सेल इट, से फॉर एग्जांपल वी हैव टू चार्ज 18%। सो दैट इज़ ऑल्सो टू मच विच इज़ गोइंग टू द एट द एंड ऑफ द डे टू अ बायर, टू अ कंज्यूमर। तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये कंसिडर इस टाइम पर गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री करे कि इसको थोड़ा सा कम करे, सो दैट एवरीबडी शुड गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन राइट नाउ।
अगर हमने बजट्स की बात की और वहीं पे कश्मीर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं की तो क्या बात की? हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े हुए मजीद बात करते हैं। आप परिचय दें पहले अपना। जी, मेरा नाम इशफाक मजीद है। अच्छा, इशफाक साहब बताएं कि अभी बजट्स आने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर 1 तारीख को बजट प्रोड्यूस करने वाली है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से जुड़े हैं? कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स के लोगों का एक्सपेक्टेशन है, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि जीएसटी जो है इसका ये वैल्यू जो है, जो परसेंटेज लगती है वो कम हो। एक आर्टिज़न, एक कश्मीर हैंडक्राफ्ट्स के साथ जुड़ा आदमी एक मज़दूर तबका होता है। ही गिव्स हिज लाइफ टू इट। आर्ट को बचाने के लिए वो लाइफ देता है, तो इस पे जीएसटी लगे ये बड़ा जुल्म है। तो मेरी एक ओपिनियन है, एक व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर कि कश्मीर आर्ट पे जीएसटी न लगे, और अगर लगे भी बहुत कम लगे, बहुत कम परसेंटेज लगे, और जो लिमिट है 30 लाख रुपीस की जो लिमिट है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है वो इंक्रीज़ हो कश्मीर आर्ट के लिए। क्योंकि एक शख्स जो शॉल बनाता है वो 8-8, 9-9 लाख रुपए का शॉल बनता है, इसमें ये पूरी उम्र बनाता है, तो फिर उसको हम जीएसटी लगाए जो उम्र भर की वो उसने मजदूरी की होती है। एक शॉल में कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए 5-5 साल लगते हैं। तो 5 साल के बाद जब उसका शॉल तैयार हो फिर उस पर गवर्नमेंट अपना जीएसटी लगाए, ये बड़ा जुल्म है। तो आपने सुना किस तरीके से कहा, बिल्कुल सही जा रहा है कि जीएसटी जो है उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए, और साथ ही साथ एक कैप दी गई है जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं कि अगर ये कोई भी कंसाइनमेंट बाहर भेजते हैं 30 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद टैक्स चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चाह रहे हैं कि वो जो 30 लाख के बाद टैक्स चढ़ता है उसकी कैप हटा के अब कम से कम 1 करोड़ तक रखी जाए। और वही साथ ही साथ जो आर्टिसंस हैं जो अपनी ज़िंदगी दे देते हैं इस आर्ट को, अपने हाथों की लकीरें गला देते हैं, आंखों की रोशनी उनकी चली जाती है, उनके लिए एक पेंशन स्कीम रखे तो कहीं ना कहीं तब जाके हमारा जो विरसा है, जो आर्ट है, ये बच पाएगा। बजट्स की बात होती है तो हमने देखा अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़ आते हैं, उनकी रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हालांकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और जो हर एक नागरिक है वो फिर किसी भी तबके का हो, उनको मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत पड़ती है, टीवीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद बात करते हैं यहाँ से। आप नाम बताएं अपना। जी, मुनीर। अच्छा मुनीर साहब बताएं, बजट्स आ रहे हैं, 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस करेगी, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या चाह रहे हैं कि बजट किस तरीके का हो? देखिए जी, मैं आपने इतना बता दूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ना फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे हमने हर बजट में देखा तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता था, जीएसटी में बढ़ता था, तो उसमें देखना था आम इंसान की, जब आम इंसान की हित में बात करेंगे ना तो हर एक को ना लगना चाहिए नहीं सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, ये हमारे लिए बजट है। तो रात रही बात जैसा भी है, जैसा भी एडिशनल नहीं आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। तो ऐसा ही चल, जब देश बनेगा सब कुछ बनेगा। इस वक्त हम खड़े हैं कश्मीर के सबसे बड़े फ्री मार्केट मक्का मार्केट में। मजीद बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। नाम बताएं आप अपना। जी, मेरा नाम आदिल शाह है। आदिल बताइए, अभी बजट्स आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आम लोगों की या जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, उम्मीदें तो जब भी बजट आता है तो हर एक कॉमन इंसान की यही उम्मीद होती है कुछ बेस्ट होगा, अब इस साल कुछ बेहतर होगा। लाइक अभी लोग इतने मैच्योर हो रहे कि टैक्स भी पेड कर रहे हैं, मगर ऐसा भी है जनाब आली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक नॉर्मल बंदे को 10 लाख की गाड़ी खर्चे करने के लिए उसको 40 लाख उसको पहले कमाने हैं, फिर वो 10 लाख की गाड़ी 40 लाख में खरीदेगा। आप समझ गए? मतलब हर एक चीज़ देखिए, अगर हम टैक्स पेड करेंगे हर एक जगह, फॉरेन में आप देखिए बाकी जितने भी कंट्रीज़ है एजुकेशन फ्री है, क्या हम यहाँ पे टैक्स पेड करने के बाद हमारी एजुकेशन फ्री होगी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी, बाकी चीज़ें जैसी फैसिलिटीज़ है वैसा कुछ होगा? मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होगा, मगर हम उम्मीद रखते हैं कुछ इस बजट के लिए, देखते क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है, ये जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का, इससे जुड़े हुआ है, आप कुछ चाह रहे हैं पर्टिकुलरली इस बिजनेस में भी कुछ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कश्मीर पहचाना जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, उसमें एक चीज़ ये भी है कश्मीर आर्ट।
एंड यू नो वेरी वेल कश्मीर आर्ट छ हैंडीक्राफ्ट छ और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक कालीन छ ड्राई फ्रूट छ अब कश्मीर आर्ट का क्या हमारा बाहर जाता रहता है लाइक मुझे माल बेचना होता है बाहर सारी जगह तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे भी टैक्स बहुत कम लग जाए कि हम इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करें कश्मीर आर्ट को हम पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स पे रिबेट मिले, अगर टैक्स पे रिबेट ना मिले हम टैक्स जो है इस वक्त बराबर से दे रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? क्या फ्री एजुकेशन मिल रही है हमें? क्या फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है जैसे बाकी मुल्कों में मिलती है? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ अभी बशीर साहब जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बशीर साहब बताइए, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, बजट से आ रहे हैं, अब किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से आप? हाँ, तो आपने पहले हमारा जो क्वेश्चन किया ड्राई फ्रूट के हवाले से, तो ड्राई फ्रूट जो है ये मोस्टली जो हमारे इंडिया में कश्मीर में ही बनता है, तो कुछ आइटम्स जो हमारे पास साउथ इंडिया से आते हैं, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस साल यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि बारिश ना होने की वजह से बादाम का फसल कुछ भी नहीं है, यानी कि 10% के करीब है। उसकी वजह से इसका रेट जो है बहुत ज़बरदस्त अप हो गया। तो ऊपर से हम जब साउथ से देख रहे हैं कि वहाँ भी ऐसा ही मसला हुआ है, फसल कम होने की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं। तो इस सवाल से इसमें हम गवर्नमेंट को क्या दोष देंगे? ये तो ऊपर वाले के हमारे पर ये हमारे अपने गुनाह हैं कि अल्लाह ने ऊपर वाली ने सज़ा दी है। तो उसकी वजह से जब रेट अप हो जाता है तो नेचुरली जो कस्टमर है वो न लेना ही बेहतर समझता है, क्योंकि हमेशा इंसान जो सोचता है वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। चलो फ़ायदा भी है तो फ़ायदे से पहले वो देखता है कि जेब की तरफ, तो जिस्म के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कि मेरा जेब कितना अफोर्ड करता है। अब जहाँ तक आप और जो असल मसला है वो है बजट का। होप फॉर द बेस्ट, ये हमारा एक मतलब ये स्लोगन ही नहीं है, हकीकत है। अगर हम उम्मीद ख़त्म करेंगे तो इंसान मर जाएगा। तो जब हम देखते हैं कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में ज़बरदस्त अब देख रहे हैं जो बेसिक आइटम्स है, एसेंशियल्स हैं, वो काफ़ी महंगी हो रही हैं, जिस पर इंसानियत निर्भर है। देखिए बड़े लोग जो है वो किसी भी तरह से इसको मैनेज करते हैं, बट जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो मज़दूर पेशा लोग हैं, जो हैंड टू माउथ है, सुबह जो कमाते हैं शाम को खाते हैं, उस हवाले से मुझे लगता है कि वो बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते हैं। अब देखिए यही गरीब हमारे मकान भी बनाता है, यही गरीब हमारे पुल भी बनाता है, यही गरीब हमारे सड़कें भी बनाता है, यही गरीब हमारी गाड़ियों की वॉशिंग भी करते हैं, यही गरीब हमारे मिस्त्री का काम भी करते हैं। हर जगह आप देखेंगे इन्हीं से दुनिया चलती है। लेकिन मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा है कि चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट को, कि इन के हवाले से उनके पास कोई पॉलिसी हो कि ये कैसे अपलिफ्ट हो जाए। मेरा जो अंदर को जो जिसको अंतरात्मा कहती है, मैं हमेशा सोचता हूँ इन छोटे वर्ग के लोगों के लिए कि बेचारे इनको तो आश होती है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बिजलियाँ ज़्यादा होती है सर्दियों में, हमको ज़्यादा चाहिए। और एक तो बिजली ना होती है, ऊपर से जो हमको वादे किए गए थे वो तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मैं अपनी जो था मुझे मंथली 3000 से ऊपर आता है ये बिजली का बिल। अब वो लोग जो बेचारे 500 रुपये दिन में कमाते हैं, जिसके पीछे से फैमिली 4 बंदों की अगर फैमिली होगी तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? वो पेट को देगा कि बिजली वाले को देगा कि वाटर वाले को देगा, और बच्चों को फीस कहाँ से करेगा? इस हवाले से मैं गवर्नमेंट को मुझे उम्मीद है अगर वाकई ये इनको ये जब भी आते हैं ना हमारे पास वोटिंग के लिए, उस वक्त इनका चेहरा एक होता है, विनती करते हैं, पाँव पकड़ते हैं, लेकिन जब इनको शासन मिलता है, गवर्नमेंट मिलती है, भूल जाते हैं। हमारे एक कश्मीरी में कहावत है, एक बंदा जब एक सफ़ेदे पर चढ़ गया, ऊपर जब चढ़ गया तो नीचे देखा उसने, बस अब तो मेरी हलाकत है, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर मैं नीचे पहुंच गया सलामत, मैं आपके नाम पर एक ऊँट को ज़बह करूंगा। तो जब नीचे सा थोड़ा आ गया तो उसका दिल की धड़कनें कम हो गई, बोला अब तो एक बेल में ज़बह करूँगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ गया तो बोला अब तो बेड़ तो मैं कर ही दूंगा। नीचे आ गया तो मुर्गा ड्यू है, नीचे आ गया मैं चढ़ा भी खुद ही और उतरा भी खुद ही। बस ये इनकी पॉलिसी है। ये हमें किसी से कोई दोष नहीं है, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन हम नाराज़ उन लोगों से कि वादा क्यों करते हो? अगर आप कोई काम नहीं कर पाओगे वादा मत करो।
जब उन्होंने हम गरीबों को वादा किया, जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो बेचारे आसमान की तरफ देखे, उनके पास ज़बान भी नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे जो लोग उनके पास आए हैं वो उनको दरवाजे बंद कर देते हैं। वहाँ उन लोगों के लिए दरवाज़ा खुला होता है जो वोट भी नहीं डालते हैं, जिनका डेकरम होता है। गरीब को बोलते हैं कि भाई जाओ जी जाओ, जगह लिख के लाओ, पहले उधर से लिख के लाओ, फिर तो वो कहाँ अपनी आप बीती उनको बताएंगे। इनके हवाले से, गरीबों के हवाले से, स्पेशली मैं अपने JNK की बात कर रहा हूँ, बिजली के हवाले से तुरंत कोई ना कोई योजना आनी चाहिए। और हैंड टू माउथ जो लोग हैं, 5 किलो चावल से बचेगा आदमी आज तक? तो उस हवाले से मैं कहता हूँ दुनिया कहाँ पहुँच गई है। एक बंदा, मैं फिर भी यही कहूँ, 500 रुपये जो दिन में कमाता है और उसके अगर 2 बच्चे होंगे और बीवी होगी, चलो माँ बाप को छोड़ दो, अब आपके उनके लिए योजना बन रही है ओल्ड एज, लेकिन ओल्ड एज के साथ हम नहीं हैं। जब बुजुर्ग है तब बच्चा है, जब बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे तो ये संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हीं 4 लोगों को आप 500 रुपये में कैसे पालोगे? उनके हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको लगेगा हाँ वाकई हमारे साथ कुछ इंसाफ हुआ है, कि हम भी समाज में। आज देखो बच्चों के हवाले से, आप एडमिशन में देखो लाखों रुपए लेते हैं और कहीं बिल भी नहीं काट देते हैं उसका। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? अगर इतना हमारा बड़ा, मुझे लगता है एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर जो हमारे कश्मीर में जितने स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, अगर इनको वाकई मॉनिटर किया जाएगा, वहाँ जो उस्ताद हैं, जो पढ़े लिखे उस्ताद हैं, रिजल्ट वो बेस्ट देते हैं। अब उनकी तनख्वाह देखो क्या है। गवर्नमेंट मरी हुई है, या तो वो बड़े लोग हैं, इनके साथ कौन करेगा, ये बड़े लोग हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे लगता है अगर इन स्कूलों को अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाएगा और टीचरों को बेस्ट पे दिया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी जैसे गवर्नमेंट देती है, तो मुझे लगता है बहुत हद तक यहाँ जो जॉब की हमको प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। हमारा बच्चा जब PhD करके आता है, MSc करके आता है, फिर किसी स्कूल में जाता है, वहाँ उसको इंस्टीट्यूट में 5,000 रुपये सैलरी मिलती है, 6,000 रुपये सैलरी मिलती है, और यहाँ से हमारा उसी लेवल का जो गवर्नमेंट टीचर है वो 60,000 लेता है, 70,000 लेता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम बोलेंगे अब जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पैसा तो उनको रेवेन्यू के पास बहुत ज़्यादा आता है, भाई इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई जमा कितना करते हो, कितना फीस आता है, कितना यूटिलाइज करते हो, उस्तादों को कितना देते हो, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इसको मॉनिटरली देख रहा हूँ, गरीब का कोई नहीं है। ये देश चलता है ये गरीबों की वजह से चलता है। हम बेसिक जिसको बोलते हैं बैकबोन आप देखो एग्रीकल्चर, ये मुल्क, कोई भी मुल्क दुनिया का तब तक नहीं चलेगा जब तक ये जो हमारा ग्रास रूट वर्कर होगा, वही खेत में काम करता है, हमको पेट पालता है, यही मजदूर ब्रिज बनाता है, हम गाड़ियाँ दुड़वाते हैं, यही गरीब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा 5 स्टार होटल है, ये मेरा 3 स्टार होटल है, लेकिन जब इसके पेट का मसला आता है कोई इसकी तरफ नहीं देखता। मुझे गवर्नमेंट को मैं चुनौती देता हूँ, ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए भाई, अगर आप इनके लिए इस बार भी कुछ नहीं करोगे, ये आपका आखिरी सांस होगा। और लोग आएंगे, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया स्टॉप नहीं हो जाएंगी, दुनिया स्टॉप नहीं हो जाएंगे। हम देख रहे हैं जब आप डिलीवर नहीं कर पाओगे तो कोई दूसरा आएगा, ही विल डिलीवर। लेकिन आपको मौका है। कितने बच्चे इसी लाल चौक में MSc करके, मैं अभी आपको दिखाऊं, सेल्समैन काम कर रहे हैं, 5,000 सेल पर इसी लाल चौक में। अभी मैं आपको, मेरे साथ आ जाओ, कितने लड़के हैं जो MSc करके आए हैं, जो MA करके आए हैं और दुकान रेडे चलाते हैं। और अब ऊपर से देखेंगे जो बैठे हुए हैं, शासन पर बैठे हुए हैं, मैट्रिक भी नहीं है, जो MLA बन गए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा ठीक है, चलो अब किस तरह से आप बनते हो, ये हमारी डेमोक्रेसी का मुझे लगता है बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे वहाँ एक स्केल होनी चाहिए, कम से कम मेरिट की स्केल होनी चाहिए कि एक MLA की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक मिनिस्टर होता है मैट्रिक पास, यहाँ से उसके नीचे जो काम करता है वो होता है IAS ऑफिसर, वो होता है IPS ऑफिसर। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन जब हम इसमें बात करेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारा ये है कि जो ये इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है, भाई भला अगर आपके पास पावर्स नहीं है, किसने बोला था आपको मैदान में आ जाओ? अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो फिर मैदान में क्यों आ गए? मैदान में जो अगर कोई कुश्ती लड़ता है, कुश्ती 2 लोग जब इक्वली होते हैं, जब उनके पास इक्वली वो उसकी वो एग्जैक्टली नहीं, जब उनके वो होते हैं ना, मतलब आर्ट होता है, तब वो मैदान में आते हैं। उनके बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन उनके पास वो आर्ट नहीं होता है। जब पास पावर नहीं है, जब को आप माल में हम डिलीवर नहीं कर पाओगे तो लोगों को धोखा क्यों दिया? तो इस हवाले से मुझे लगता है जो कम फर्स्ट इन गरीबों के हवाले से, दूसरा जो बेकार लाखों की तादाद में हमारे नौजवान जो अब डिप्रेशन के शिकार हो गए, उस हवाले से हम चाहते हैं। बाकी लोग खुद कमाते हैं, खाते हैं। यूनियन बजट पेश हो रहा है, जिस तरह से महंगाई का आलम है,
क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है बजट में होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम राहत मिले? हर एक आम इंसान की जो किसी भी मुल्क में रहता है, जब भी वहाँ की हुकूमत बजट पेश करती है तो उनकी कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो यही हमेशा उम्मीद करती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सहूलियात दे, जो डेली हमारी अखराजात हैं, जो हमारे नीड्स हैं, उनमें जो है हमें कीमतें कम मिले, सब्सिडियाँ ज़्यादा मिले। तो यही तवक्कात हर एक इंसान की होती है अपनी। अब देखना यह है कि जो बजट आ रही है इसमें ये मरकूज लोगों के लिए ऊपर है कि हमें लोगों की सख्तियां दूर करनी है, या ऐसी जैसे ज़बान खर्ची होती है आज तक, या कुछ ख़ास तबके को एंटरटेन करने के लिए है। अगर लोगों को मद्देनज़र रख के जो आज अभी पूरे इंडिया में जो गुर्बत और ऐसा जो इक्तिसादी लिहाज से जो हालात है, अगर उनको ठीक करने की है तो हर एक इसको वेलकम ही करेगा। लेकिन अगर ख़ास एंटाइटी को, अगर ख़ास तबके को इनको एंटरटेन करना है, उनको देना है, तो वो अभी पता चलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि हुकूमत का ध्यान रहना चाहिए किस तरह से लोगों पर जो बोझ है खर्चे का वो कम किया जाए। तो क्या कुछ चीज़ें आपको लगती है जिनका बोझ लोगों पर ज़्यादा है, उनको कम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी मैं एक यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब समाज को बदला, उसमें एक इक़्तिसाद था। इक़्तिसादी जो जैसे कैसे ये कमा सके, कैसे खर्च कर सके, इस पे बहुत ध्यान दिया और इसके लिए एक कानून बनाया। ये ज़रूरी है कि एक आम इंसान जिसकी आमदनी भी उतनी ना हो, उसकी इकोनॉमी लेवल भी कम हो, तो उसको ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए। खाने पीने की चीज़ें, इंसान को, जो मिडिल क्लास है वो क्या चाहता है, खाने पीने की जो उसको डेली रूटीन में ज़रूरत है, अगर उन पे जो टैक्सों की भरमार है वो कम हो जाए तो ज़िंदगी आराम से कर सकता है। तो जो बेचारा कमाता कम है, खर्च ज़्यादा होता है, जैसे हमें किचन में जो हमारी ज़रूरत है, गैस है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वादे बहुत किए थे, कम लाएंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, ये बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इस को एनकरेज करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, स्टार्टअप कल्चर को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को नई स्कीम्स डेवलप करनी है। और जो देखिए रिसेंटली एक स्कीम थी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 30 सितंबर को उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेशन है हमारी कि उसकी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जाएगा और उसको दूसरे जो आने वाले या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स या आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्कूल और कॉलेज से निकल के आए हैं और एक्सपेक्टेशन है उनकी कि वो इंडस्ट्री में आए, तो वो एस्पिरेंट्स जो है वो उस स्कीम का लाभ लें। और होना भी चाहिए कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखेंगे कितनी बढ़ गई है। आए दिन हमारे पास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट्स आ रहे हैं हमारे पास कि वो हमारे यहाँ पर जॉब करे या अपना कोई इंडस्ट्री सेटअप करे। उसके लिए तो यही एक चीज़ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनकरेज करे थ्रू इंसेंटिव्स, थ्रू स्कीम्स, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और हाँ, एक अहम बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो कंप्लायंस है हमारा, उस बर्डन को थोड़ा सा कम करें। कंप्लायंस इन द वे कि देखिए जीएसटी में कोई कोताही हो या कहीं पर और कहीं सेक्टर में, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, जब एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी रजिस्ट्रेशंस होती है, जैसे बिजली के डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होती है, पोल्यूशन के डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशंस होती हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशंस करनी ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए उन चीज़ों को, लेबर के डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, प्रोविडेंट फंड, दूसरी सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमें कॉम्प्लाई करना पड़ता है। और धीरे धीरे देखिए जब एक सेक्टर डेवलप हो जाए तो वो विद द टाइम वो सारी चीज़ें कंप्लाई कर पाता है और उसको ज़्यादा बर्डन ना बनाए। उस मैं एज ए प्रोफेशनली मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरी तवक्कात बहुत बड़ी है इस बजट के सेशन में, क्योंकि ये बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस बार महंगाई मार्केट में बहुत है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत है, हमारी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो परेशानियां हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इससे तवक्का है कि इस बजट में हमारे लिए बहुत अच्छी राहत होगी, एक कॉमन मैन को बहुत अच्छी राहत मिल सकती है, क्योंकि हमारे
देखिए हम ये कहेंगे कि अगर मुलाजिम हमें देखा जाए, हमें उनसे साथ जिद नहीं है, लेकिन मुलाजिम को देखा जाए 7th पे कमीशन भी होता है, 8th पे कमीशन भी होता है, लेकिन इस कॉमन मैन या एक मजदूर आदमी को या दुकानदार को इसका राहत नहीं मिलता है तब तक जब तक ना कोई बजट अच्छा सा आ जाए और उसकी वजह से इन लोगों को भी एक स्कीम मिल जाए, कोई राहत मिल जाए, तो ये अपना सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सके। मान लो अगर मुलाजिम है उसके पास 7th पे 8th पे कमीशन, बाकी सोर्स इनकम वो 10,000 20,000 40,000, एक कॉमन इंसान को क्या आता है 600 रुपये कमाता है दिन में, उसमें क्या मिलता है उसको? उसके इलेक्ट्रिसिटी फीस है, वाटर फीस है, कि आप देखिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी फीस आज चढ़ी है, मीटर स्मार्ट मीटर्स लगे हैं। आज जो लोकल गवर्नमेंट ने जिन्होंने वादे किए कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, वो करेंगे, ये आज तक कुछ नहीं दिखा। इसलिए कम से कम अगर यहाँ से जो सरकार गई है वो भी, इसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स जो यहाँ से गए हैं वो भी अगर मद्देनज़र रखेंगे, उधर बोलेंगे कि कश्मीर के लिए स्कीम इलेक्ट्रिसिटी पे कम से कम 200 यूनिट मिलना चाहिए, कम से कम मिनिमम जो कॉमन पीपल है उसको राहत मिलनी चाहिए इस बजट से। बाकी कंट्रैक्टर्स उनको भी मिलना चाहिए, टाइमली बिल मिलने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो डिफेंस में जो फंड्स हुए थे बाकी वो कम हुआ था। तो हम नहीं चाहते कि हर चीज़ में इंक्रीज़ होता है, आयरन में, हर आइटम में इंक्रीज़, दिन बाई दिन इन्फ्लेशन होती बढ़ता है मार्केट में। तो कॉमन मैन उसी पर चलता है कि वो मेहरबानी करके अगर आपके माध्यम से आप ये बोलेंगे कि वेलफेयर बजट मिलना चाहिए लोगों को, कि आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजार जाए। बस, थैंक यू।